ह्यूमन डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम हर किसी के घर में देखते हैं विथ यंगर सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्कूल में भी देखते हैं विथ पीयर्स एंड ऑल। फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल डेथ हम डिस्टिंक्टली फिजिकल चेंजेस देखते हैं। ऑल्सो वी चेंज इन द वे वी थिंक, use the language, and also we develop social relationships. Changes are not confined to any particular area of a person's life. They occur in the person in an integrated manner. Development is the pattern of progressive, orderly, predictable changes that begin at conception and continue throughout life. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। बचपन से देखें तो ग्रोथ की तरफ, बुढ़ापे पे देखें तो डिक्लाइन की तरफ। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। इसे एक्सप्लेन करके समझते हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या है ये? डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सच एज हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट, लंग डेवलपमेंट एट्सेट्रा। Number 2, cognitive processes. Development relate to mental activities associated with the process of knowing, experiencing, such as thought, perception, attention, problem solving, etc. Number 3, socio-emotional processes. Development that refer to changes in an individual's interaction with other people, changes in emotions and even personality. Lifespan perspective on development. It includes following assumptions. क्या क्या? Number 1, development is lifelong. Number 2, various processes जो है human development के वो सब interwoven है. Number 3, development is multidirectional. Number 4, development is highly plastic. Number 5, development is influenced by historical conditions. Number 6, development is the concern of a number of disciplines. Number 7, an individual responds and acts on context. Number 1, development is lifelong. That is, it takes place across all age groups, starting from कंसेप्शन टू ओल्ड एज। अभी इसमें गेन भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है, विच इंटरैक्ट इन डायनेमिक वेज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। डायनेमिक मतलब चेंज इन वन एस्पेक्ट गोज विथ चेंज इन द अदर एस्पेक्ट टू। नंबर 2, वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, सब इंटरवोवन है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। Number 3, development is multidirectional. Some dimensions or components of a given dimension of development may increase while others show decrement. For example, with age, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, गाइडेंस देने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आपका फिजिकल स्टैमिना जो है वो घटता है। से फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो तो शायद उतने पहले जैसे स्पीड से रनिंग नहीं कर पाते हो। नंबर 4, डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक। दैट इज़ विद इन अ पर्सन मॉडिफाइबिलिटी देखा जा सकता है इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, दो प्लास्टिसिटी वैरीज अमंग इंडिविजुअल्स। दिस मीन्स skills and abilities can be improved or developed throughout the lifespan. Number 5, development is influenced by historical conditions. फॉर एग्ज़ाम्पल जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तब के टाइम का जो 20 ईयर ओल्ड लड़का होगा उसकी सोच, उसका एक्सपोजर एक्सपीरियंस जैसा रहा होगा, आज के डेट के 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के सोच विचार से वो बिल्कुल ही अलग होगा। नंबर 6, डेवलपमेंट इज़ अ कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। सब साथ में मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोवाइड द राइट आंसर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, सभी अपना योगदान देते हैं। नंबर 7, एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स एंड एक्ट्स ऑन कंटेक्स्ट, विच इंक्लूड्स क्या 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 इनहेरिट किया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, social historical background, cultural context. For example, life events in everyone's life are not the same, such as मानो किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक के इफेक्ट से जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, इफेक्ट दैट चेंजेस द एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ। और कुछ ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं,
सब कुछ बुराई थोड़ी ना होता है, कुछ अच्छा भी होता है, जैसे कि विनिंग एन अवार्ड, गेटिंग अ जॉब। तो हर चीज़ का इंसान पे असर होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, जैसे कि क्लास में ही देख ले, हम भेदभाव करते हैं स्किन कलर पे, हेयर कलर पे, आंखों के कलर पे। कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, कोई चुप रहता है, कोई ज़्यादा टॉकेटिव है। हर एक इंसान दे डिफर ऑन टॉपिक्स लाइक इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटीज़, मेमोरी, कुछ भी अलग हो ही सकता है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। डिस्पाइट दीज वेरिएशंस, एक चीज़ जो हम सब में सेम है वो यही है कि वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ होमो सेपियंस। नाउ व्हाट कॉजेज अस टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट एट द सेम टाइम वी आर मोर लाइक ईच अदर? It is due to the interaction of heredity and environment. Principles of heredity क्या explain करती है? It explains the mechanism for transmission of characteristics by every species from one generation to the next. हम अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट करते हैं? जेनेटिक कोड्स, जो कि प्रेजेंट है इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। और इन सारे जेनेटिक कोड्स में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ह्यूमन जेनेटिक कोड। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन जेनेटिक कोड कि एक फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग जो है वो बड़ा होके ग्रो करके ह्यूमन बेबी ही बनता है। कोई एलिफेंट, बर्ड, माउस ये सब नहीं बन जाता। जेनेटिक ट्रांसमिशन जो है इट्स वेरी कम्प्लेक्स। Most characteristics that we observe in humans are combination of larger number of genes, जैसे कि 80,000 or more genes, accounting for a variety of characteristics and behaviors. It is also not possible to possess all the characteristics made available to us by our genetic structure. The actual genetic material or a person's genetic heritage is known as genotype. However, not all of the genetic material is apparent or distinctly identifiable in our observable characteristics. तो तब क्या हो रहा है? Phenotype is the way an individual's genotype is expressed in observable and measurable characteristics. अभी phenotypes में क्या क्या आता है? Physical traits जैसे height, weight, eye, skin color, many of the psychological characteristics such as intelligence, creativity, personality. These observable characteristics of an individual are the result of the interaction between persons' inherited traits and environment. It is the genetic code which predisposes a child to develop in a particular way. Genes provide a distinct blueprint and timetable for the development of an individual, but genes do not exist in isolation, and development occurs within the context of an individual's environment. This is what makes us unique. अब देखते हैं एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। एक ऐसा चाइल्ड है जिसका जेनोटाइप कहता है कि ये चाइल्ड इंट्रोवर्ट बनेगा, लेकिन उसको हम लेकर एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल देते हैं जहां हम प्रोमोट कर रहे हैं सोशल इंटरैक्शन, तो एज ए रिज़ल्ट वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट हो ही जाएगा। जबकि एक ऐसा चाइल्ड जिसका जेनेटिकली हाइट शॉर्ट है, उसको हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खिला रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम डाल रहे हैं, लेकिन इससे उसके हाइट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रातों रात टॉल नहीं हो जाएगा। तो जीन्स सेट द लिमिट एंड विद इन दैट लिमिट एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट। Sandra Scar, within bracket 1992, believes that the environment parents provide for their children depends to some extent on their own genetic predisposition. For example, मान लो अगर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, गुड रीडर्स है, तो वो क्या करते हैं, वो बचपन से ही बच्चों के साथ बैठ के लाइब्रेरीज़ में जाते हैं, स्टोरी बुक्स उठाते हैं, बेड टाइम रीडिंग्स करते हैं। तो जैसे कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे किताबों के बीच में ही हो रही है, ऐसे पढ़ने वाले माहौल में हो रही है, तो कई बार देखा जाता है कि आगे चल के ये बच्चे गुड रीडर्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। मानो
एक चाइल्ड को जेनोटाइप ही कोऑपरेटिव अटेंटिव वाला मिला है, तो उसके टीचर्स और पेरेंट्स देखेंगे ये कि बच्चा जो है वो क्लास में अटेंटिव है, कोऑपरेटिव है, ऐसा ही उसका रिस्पॉन्स रहेगा और वो बच्चा खुद भी ऐसे ही एनवायरनमेंट को प्रेफर करेगा। वो लड़ाकू मिजाज के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं कर पाएगा। ऐसा हमने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें जीन्स ही वैसे मिले हैं और आगे इस पर जब वो और मेहनत करते हैं, इन स्किल्स को, इन जीन्स में से मिले हुए स्किल को जब वो और इस पे हार्डवर्क करते हैं, शार्पन करते हैं, तो और वो सक्सेसफुल बनते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। देखा गया है कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शंस के फेजेस जो है इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडोलेसेंस। कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, पहली बात तो ये समझना है कि डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। It is always embedded in a particular socio-cultural context. अभी ट्रांजिशनल फेजेस जो एक इंसान के लाइफ स्पैन में देखे जाते हैं वो है जैसे कि एंटरिंग द स्कूल लाइफ, या फिर रीचिंग एडोलेसेंस, या फिर गेटिंग अ जॉब, गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, या रिटायरमेंट होना। ये सब है जॉइंट फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल चेंजेस एंड चेंजेस इन द गिवन एनवायरमेंट. The environment can change and alter during any time of the individual's lifespan. Uriye Bronfenbrenner's contextual view of development emphasizes the role of environmental factors in the development of an individual. इसके अंडर के phases है माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, macrosystem, chronosystem. Microsystem is the immediate environment या setting in which the individual lives. It is in these settings where the child directly interacts with social agents like family, peers, teachers, neighbors. Number 2, mesosystem. Mesosystem consists of relationships between these contexts. For example, child's के parents कैसे relate करते हैं to the teachers, या फिर पेरेंट्स उसके बच्चे के एडोलेसेंट फ्रेंड्स के प्रति कैसा रुख रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कैसे एक इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। नंबर 3, एक्सोसिस्टम. द एक्सोसिस्टम इंक्लूड्स इवेंट्स इन सोशल सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट. एग्जाम्पल, मान लो कि फादर का ट्रांसफ़र हो गया तो घर में एक अशांति फैल गई, टेंशन वाला माहौल हो गया और हो सकता है इससे चाइल्ड पे इनडायरेक्टली कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, मानो उसके जनरल इम्यूनिटीज़ में कमी आती है, या क्वालिटी ऑफ स्कूल में ख़राबी आती है, या मेडिकल केयर किसी तरह से इफ़ेक्ट हो जाता है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैम्पर हो जाता है। तो एक ट्रांसफ़र की वजह से बच्चे पे कितना सारा उसके लाइफ में चेंजेस हो गए, और ये है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, दस एक्सोसिस्टम. नंबर 4, मैक्रोसिस्टम. मैक्रोसिस्टम इंक्लूड्स द कल्चर इन विच द इंडिविजुअल लिव्स. नंबर 5, क्रोनोसिस्टम. It involves events in the individual's life course and socio-historical circumstances of the time, such as पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया या इकोनॉमिक सेटबैक हो गया। इन सब का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रॉफेनब्रेनर के व्यू में चाइल्ड्स डेवलपमेंट के पीछे ये जो सारे फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के, ये बहुत ज़रूरी है। कम्प्लेक्स वर्ल्ड है हमारा जिसमें एक बच्चा एनवेलप रहता है, तो जैसे कि एक छोटा सा माइन्यूट डिटेल हो गया कन्वर्सेशन का विद द प्लेमेट्स, या फिर सोशल या इकोनॉमिक लाइफ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, वो ये सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चाइल्ड गरीबी में पला बड़ा है, उसने बचपन से, जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि आइडियल सिचुएशंस है, लाइक किताबों के बीच में पला बड़ा है, वैसा कुछ माहौल उसको मिला नहीं, ना किताबें मिली, ना टॉयज़ मिला, ना कुछ, तो उसको ये जो बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में या म्यूज़ियम में या ज़ू में, ये सब कुछ उसने देखा ही नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं विद दैट रिस्पेक्ट कि पेरेंट्स इनफेक्टिव रोल मॉडल्स हुए, इन्होंने उसको वो एक्सपोजर नहीं दिया या नहीं दे पाए,
और हो सकता है वो ओवर क्राउडेड जॉइंट फैमिलीज़ में पला बड़ा है, नॉइज़ी सराउंडिंग्स में पला बड़ा है। इससे ग्रोइंग एज में उसने जो कुछ भी देखा अपने सराउंडिंग्स में, उससे उस पे एक गहरा असर पड़ता है। डिसएडवांटेजेस देखी जा सकती है उसके, यहाँ तक कि लर्निंग एबिलिटीज़ में भी डिफ़िकल्टीज पैदा हो सकती है। अब देखते हैं दुर्गानंद सिन्हा को, विद इन ब्रैकेट 1977। He presented an ecological model for understanding the development of the children in Indian context. Ecology of the child could be viewed in terms of two concentric layers. The upper and the more visible layers consist of क्या home, school, peer group, so on. इसमें नंबर 1 में है होम, उसके कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ ओवरक्राउडिंग, कितना स्पेस अवेलेबल है टू ईच मेंबर, टॉयज़ है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस घर में यूज़ होते हैं कि नहीं। नंबर 2 स्कूल, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग बच्चे को प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं, एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं। नंबर 3 है इंटरैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ undertaken with the peer groups from childhood onwards. These factors do not operate independently but constantly interact with one another. Since these are also embedded in a more pervasive setting, the surrounding layers of the child's ecology constantly influence the upper layer factors. However, influences are not always clearly visible. अभी surrounding layer में क्या क्या आएगा? Number 1, general geographical environment. It includes space, facility for play and other activities available outside home, including general congestion of the locality, density of population. Number 2, institutional settings provided by caste, class and other factors. Number 3, general amenities available to the child, जैसे कि drinking water, electricity, means of entertainment and so on. The visible and the surrounding layer factors interact with one another and may have different consequences for development in different people. The ecological environment can change or alter during any time of the individual's lifespan. Therefore, to understand differences in the functioning of an individual, it is important to see the individual in the context of his or her experiences. Overview of developmental stages. Development is commonly described in terms of periods or stages. Everyone, younger brother हो, sister हो, parents हो, even हम खुद भी different stages of life में differently behave करते हैं. हमारे neighbors भी हमसे different behave करते हैं. Thus, variation is partly because everyone is in a different stage of life. Human life proceeds through different stages. For example, हम adolescence में हैं, few years बाद हम adulthood में चले जाएंगे. Developmental stages are assumed to be temporary और हर stage में एक characteristic dominant feature होता है which gives each period its uniqueness. During a particular stage, individual progresses towards an assumed गोल. हम एक अपने लिए गोल सेट करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि बाय दिस टाइम हम ये अचीव कर लें. स्टेट हो सकता है या एबिलिटी हो सकती है. इस स्टेज तक आते आते हमारा ये काम, ये गोल अचीव हो जाना चाहिए बिफोर वी स्टेप इन टू द नेक्स्ट स्टेज. Individuals do vary with respect to time, rate of development from one stage to another. It may be noted that certain patterns of behavior या skills are learned more easily in a particular stage. These accomplishments of a person become the social expectations of that stage of development. These are known as developmental tasks. जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि ये एज ग्रुप है, ये स्टेज पे बच्चा है, तो अब तक तो सारे बच्चे चलने लग गए तो मेरा बच्चा भी चलने लग जाएगा. तो ये हम एक जनरल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस में वी कम टू दिस कंक्लूजन कि ठीक है, इस एज ग्रुप तक तो सबको नौकरी मिल ही जाती है, इस एज में आ गए हो मतलब अब तक तो शादी हो गई होगी. तो ऐसे कुछ जनरल हम एक स्टेटस बना लेते हैं. से हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं इनटू प्री नैटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज. प्री नैटल स्टेज, ये पीरियड का ड्यूरेशन है 40 वीक्स और ये स्टार्ट होता है कंसेप्शन टू बर्थ
तक। द जेनेटिक ब्लूप्रिंट गाइड्स आवर डेवलपमेंट। इस फेज में बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी टू सम एक्सटेंट काम करते हैं इधर। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? मदर का एज क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शन है कि नहीं, जैसे कि जर्मन मिजल्स, रूबेला, जेनिटल हर्पिस, HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये सब से जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकता है न्यूबॉर्न चाइल्ड को। अनदर सोर्स ऑफ थ्रेट है टेराटोजेंस, दैट इज एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज deviations in normal development that can lead to serious abnormalities or death. Common teratogens में क्या क्या है? ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशन, पोल्यूशन। अगर कोई लेडी अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ड्रग्स लेती है जैसे कि मैरीहुआना, हेरोइन, कोकेन, अल्कोहल, इवन टोबैको, तो इसका फीटस पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और कॉन्जेनिटल एबनॉर्मैलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो ऐसे एरियाज़ में रहती है जहाँ शी इज़ एक्सपोज टू रेडिएशंस, एक्स-रेज, तो इन सब का भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहती है जहाँ कोई केमिकल का रिसाव हो रहा है, जैसे कि हवा में, पानी में टॉक्सिक वेस्ट है, पोल्यूटेंट्स है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, मरकरी, लेड, ये सब डेंजर है टू द अनबॉर्न चाइल्ड। इससे परमानेंट चेंज टू द जीन्स हो सकता है। Infancy, the brain develops at an amazing rate before and after birth. Cerebrum plays a role in human functions जैसे कि लैंग्वेज सीखना, perception, intelligence. Just before birth, the newborns have most but not all brain cells. The neural connections among these cells develop at a rapid rate. The newborn is not as helpless as you might think. The activities needed to sustain life functions are very much present in the newborn. जैसे कि वो ब्रीथ कर सकता है, सक करके फूड ले सकता है, swallow कर सकता है, discharge the bodily waste कर सकता है. Newborns in their first week of life are able to indicate what direction a sound is coming from. And even वो अपने mother's voice को distinguish कर लेता है from others and can imitate simple gestures like tongue protrusion, mouth opening. Motor development. The newborn's movements are governed by reflexes, which are automatic, built-in responses to stimuli. They are genetically carried survival mechanism and are the building blocks for subsequent motor development. Before the newborns have had the opportunity to learn, reflexes act as adaptive mechanisms. Some reflexes present in the newborn जैसे कि cuffing, blinking, yawning, ये हमेशा रहती है. Others disappear as the brain functions mature and voluntary control over behavior starts developing. जैसे जैसे ब्रेन डेवलप करता है फिजिकल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है. एज द इन्फेंट ग्रोज उसका मसल, नर्वस सिस्टम सब मैच्योर होने लगता है और डेवलपमेंट ऑफ फाइनर स्किल्स देखने को मिलता है. बेसिक फिजिकल स्किल्स इंक्लूड क्या क्या? ग्रास्पिंग, रीचिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट्स, उठ के बैठना, सिटिंग, फिर क्रॉल करना, फिर वॉकिंग करना और बाद में रनिंग करना. The sequence of physical motor development is universal with minor exceptions. Sensory abilities देख लेते हैं. न्यूबॉर्न बचपन से ही अपनी मदर्स वॉइस को डिटेक्ट कर लेता है. जिस तरफ से स्टिमुली सुनाई पड़े उधर मुड़ के देखता है. बचपन में उसकी आंखें कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे 6 मंथ्स होती है इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती है और फर्स्ट ईयर तक आते आते तो 20/20 अडल्ट विजन तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या न्यूबॉर्न को कलर समझ आता है? तो करंट कंसेंसस तो यही है कि प्रोबेबली वो रेड एंड वाइट समझ लेता है, लेकिन जो अदर कलर्स है इसमें कमज़ोरी है और फुल कलर विजन डेवलप होने में 3 महीने का टाइम लग जाता है. अभी हियरिंग का क्या स्टेटस है? इन्फेंट्स कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. एज द इन्फेंट डेवलप्स, proficiency at localizing sound improves.
Newborns respond to touch also and they can feel pain. और स्मेल टेस्ट की कैपेसिटी भी न्यूबॉर्न में पहले से ही होती है. अब देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. क्या एक 3-year-old चाइल्ड एक चीज़ को वैसे ही समझेगा जैसे एक 8-year-old रिस्पॉन्ड करेगा? जॉन पियाजे stressed that children actively construct their understanding of the world. Information does not simply enter their minds from the environment. As children grow, additional information is acquired and they adapt their thinking to include new ideas, as this improves their understanding of the world. Piaget believed that a child's mind passes through a series of stages of thought from infancy to adolescence. Each stage is characterized by a distinct way of thinking जो कि एज रिलेटेड है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग मेक्स वन स्टेज मोर एडवांस दैन द अदर and not the information. This also shows that इसी से समझ आता है कि क्यों एक 8-year-old जो है वो डिफरेंटली थिंकिंग कर रहा है. अ चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी से फॉर एग्जाम्पल वो 2 years old है, वो एक्सपीरियंस द वर्ल्ड करता है थ्रू हिज सेंसेस, इंटरेक्शंस विथ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बाय लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, माउथिंग, ग्रास्पिंग. द न्यूबॉर्न लिव्स इन द प्रेजेंट और उनके लिए क्या है ना, आउट ऑफ साइट है तो आउट ऑफ माइंड है. बच्चा खेल रहा है तो उसके आगे से एक खिलौना अगर हम छिपा देते हैं तो वो नोटिस भी नहीं करता, उसको उतना समझ भी नहीं आता है. अकॉर्डिंग टू ये चाइल्ड जो है वो अज्यूम कर लेता है कि टॉय वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस, दैट इज लैक्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, the awareness that the object continue to exist when not perceived. Gradually, जब 8 months तक बच्चा पहुंच जाता है, then the child starts perceiving the object partially covered in his her presence. The basis of verbal communication seems to be present in infants. Vocalization begins with infants babbling, sometimes between 3 to 6 months of age. Socio-emotional development. बेबीज़ फ्रॉम बर्थ आर सोशल क्रिएचर्स. एक इन्फेंट को अगर आप देखोगे तो ही प्रेफर्स फेमिलियर फेसेस एंड रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग, गर्गलिंग. दे बिकम मोर मोबाइल बाय 6 to 8 months of age and start showing a preference for mother's company. When frightened by a new face or when separated from their mother, they cry or show distress. On being reunited, the parent और केयर गिवर को देखते ही वो रेसिप्रोकेट करने लगेगा with smiles, hugs. The close emotional bond of affection that develop between infants and their parents is called attachment. केस स्टडी है हार्लो एंड हार्लो का, ईयर 1962. Baby monkeys were separated from their mothers approximately 8 hours after birth. फिर they were placed in experimental chambers and reared for 6 months by surrogate यानी substitute mothers. And एक बना हुआ था वायर से, दूसरा by cloth. Half of the baby monkeys were fed by wire mother, other half by cloth mother. अभी regardless of whether they were fed by wire or cloth, baby monkeys showed a preference for the cloth mother and spent a lot more time with her. This study clearly demonstrates that providing nourishment or feeding was not crucial for attachment. Contact, comfort is important. Human babies also form an attachment with their parents, caregivers, who consistently and appropriately reciprocate to their signals of love and affection. According to Erik Erikson, within bracket 1968, the first year of life is the key time for the development of attachment. It represents the stage of developing trust या mistrust. A sense of trust is built on a feeling of physical comfort, which builds an expectation of the world as a secure and good place. An infant's sense of trust is developed by responsive, sensitive parenting. If the parents are sensitive, affectionate, accepting, it provides the infant a strong base to explore the environment. Such infants are likely to develop a secure attachment.
ऑन द अदर हैंड अगर पेरेंट्स इनसेंसिटिव है, डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग है, तो क्या है ना कि बच्चा जो है उसमें एक फीलिंग आती है ऑफ सेल्फ डाउट. Securely attached infants respond positively when picked up, move freely, and play, whereas insecurely attached infants feel anxious when separated and cry due to fear and get upset. A close interactive relationship with warm, affectionate adults is a child's first step towards healthy development. चाइल्डहुड. इन्फेंसी में एक बच्चा जितनी तेज़ी से बड़ा होता है, अभी चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. द चाइल्ड डेवलप्स फिजिकली. फोकस है गेन हाइट पे, वेट पे, वॉकिंग कैसे करना है, रनिंग कैसे करना है, जंपिंग कैसे करना है, प्ले विद अ बॉल. अभी सोशली चाइल्ड क्या करता है, धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगता है फ्रॉम पेरेंट्स टू फैमिली टू नेबरहुड टू स्कूल. The child also begins to acquire concept of good and bad. उसका sense of morality develop होने लगता है. During childhood, children have increased physical capacity. अभी ये independently task करने लगता है, अपने goals खुद set करने लगता है, adult expectations meet करने लगता है. The increasing maturation of the brain along with opportunities to experience the world contribute to development of children's cognitive abilities. Physical development. Early development follows two principles. Number 1, cephalocaudally. Number 2, proximodistal. Number 1, cephalocaudally. जब development proceeds from the cephalic or the head region to the caudal or the tail region, तो इसे हम cephalocaudally कहते हैं. Children gain control over the upper part of the body first, उसके बाद धीरे धीरे लोअर पार्ट जाता है. इन्फेंट का हेड जो है वो प्रोपोर्शनेटली लार्जर इन साइज दिखता है. ये जब क्रॉलिंग करता है, अगर आप ध्यान दें तो अपने आर्म्स को पहले यूज़ करता है, फिर वो अपने लेग्स को खींच के ले लेता है. नंबर 2, अब प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? जब ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज और मोर डिस्टल रीजन, तो इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड कहेंगे. चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर टॉर्सो बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज. इनिशियली इन्फेंट्स क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए दे यूज देयर एंटायर बॉडी. ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी मेच्योरिटी आती रहती है, दे सिंपली एक्सटेंड देयर आर्म टू ग्रैब इट. दीज चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ देयर मैच्योरिंग नर्वस सिस्टम एंड नॉट बिकॉज एनी लिमिटेशन. क्यों? क्योंकि देखा गया है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड भी ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करता है. एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे लुक स्लिमर एज द ट्रंक पार्ट ऑफ द बॉडी लेंथन एंड बॉडी फैट डिक्रीजेस. इसी ड्यूरेशन में ब्रेन का, हेड का ग्रोथ होता है रैपिडली दैन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ये क्यों ज़रूरी है? इससे क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटीज़ जल्दी जल्दी होगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, इससे बच्चा पेंसिल होल्ड कर पाएगा, लिख पाएगा. ड्यूरिंग मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड ईयर्स चिल्ड्रन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन साइज एंड स्ट्रेंथ. Increase in weight is mainly due to increase in the size of the skeletal and muscular systems as well as size of some body organs. Motor development. 2 पॉइंट है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलप होता है वो ये है कि हम जान जाते हैं बच्चा यूज़ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स कैसे कर रहा है, कॉन्फिडेंस से कर रहा है कि नहीं, पर्पसफुली कर रहा है कि नहीं. और फाइन मोटर स्किल्स है फिंगर डेक्सटेरिटी, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक जा रहा है कि नहीं. ड्यूरिंग दीज ईयर्स ही हमको पता लग जाता है कि चाइल्ड का प्रेफरेंस लेफ्ट साइड में ज़्यादा है कि राइट हैंड की तरफ ज़्यादा है. मेजर एकम्प्लिशमेंट्स जो हमें इन मोटर स्किल्स में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि 3 इयर्स के एज तक ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा सीख जाता है हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग. एंड फाइन मोटर स्किल्स में सीख जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, पिक्स अप ऑब्जेक्ट विथ 4 फिंगर एंड थंब. 4 इयर्स के एज ग्रुप तक आते आते ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चा क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स
करने लग जाता है विथ 1 फुट ऑन ईच स्टेप। फाइन मोटर स्किल्स में ये जिक्सॉ पजल खेलने लग जाता है। 5 इयर्स के एज में ग्रॉस मोटर स्किल में ये रन हार्ड, एंजॉय रेसेस, ये सब करने लग जाता है। एंड फाइन मोटर स्किल्स में हैंड, आर्म, बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विथ आई मूवमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, the child's ability to acquire the concept of object permanence enables him or her to use mental symbols to represent object। अर्ली स्टेज में क्या होता है, अभी 2 मिनट पहले जो फिजिकली टॉय से खेल रहे थे उस चीज़ को मेंटली याद रख के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में धीरे धीरे देखा गया है कि फोकस इज़ ऑन पियागेट स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। अब क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ साथ चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट। तो वो याद करके एक डिज़ाइन ड्रॉ करके बता देगा कि मानो ये मेरा टॉय है, या ये मेरा डॉग है, ये हाउस है, ट्री है। दिस एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू एंगेज इन सिम्बॉलिक थॉट हेल्प्स टू एक्सपैंड हिज और हर मेंटल वर्ल्ड। प्री ऑपरेशनल थॉट के कुछ सैलिएंट फीचर्स है, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट। नंबर 1, ईगोसेंट्रिज्म मतलब सेल्फ फोकस। दैट इज इस स्टेज पे चिल्ड्रन सी द वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्स एंड आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 2, एनिमिज्म। इस स्टेज पे चिल्ड्रन हर चीज़ को एनिमेट करते हैं, लिविंग समझते हैं अपनी तरफ। दे एट्रीब्यूट लाइफ लाइक क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर चलते चलते गिर गए तो उठ के बोलेंगे कि रोड ने मुझको मारा। नेक्स्ट है पियागेट्स स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट। जैसे कि 4 to 7 ईयर्स के एज ग्रुप में बच्चों को देखा गया है कि वो सवाल बहुत पूछते हैं, जैसे आसमान नीला क्यों है। तो ये से जो है उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, तो दिख रहा है वो उस लाइन पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेंट्रेशन, दैट इज़ फोकसिंग ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट। जैसे कि जूस सर्व हुआ 2 बच्चों को, अभी सेम अमाउंट ऑफ जूस 2 डिफरेंट ग्लासेस में दिए गए, लेकिन बच्चा जो है वो टॉल ग्लास को प्रेफर कर रहा है। हो सकता है वो हाइट में बड़ा हो लेकिन उसका चौड़ाई कम हो, उसका बेस नैरो हो, और जो शॉर्ट है हो सकता है वो ब्रॉड हो। सो बोथ आर होल्डिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड, लेकिन ये बच्चा नहीं जानता। बच्चा सिर्फ ये देख रहा है कि अरे उसे तो टॉल ग्लास मिला है, मुझे तो शॉर्ट ग्लास मिला है, पर उनको इससे आगे का समझ अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अब आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट का स्टेज। इसका एज ग्रुप है 7 to 11 ईयर्स, दैट इज़ पीरियड ऑफ मिडिल टू लेट चाइल्डहुड। यहाँ इंट्यूटिव थॉट इज़ रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल थॉट। तो ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट है इस स्टेज में, it is made up of operations, that is mental actions that allow the child to do mentally what was done physically before. Concrete operations are also mental actions that are reversible. In a well-known test, the child is presented with 2 identical balls of clay. अभी एक बॉल को एज अ टीज रख दिया और दूसरे को लॉन्ग थिन स्ट्रिप में आगे कर दिया। तो अभी उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि कौन सा क्या है, और तो 7 to 8 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों ने बताया कि दोनों बॉल जो है ये सेम ही है। क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्ले के बॉल से पतला होके आगे गया है, अभी उसको हम अगर छोटा छोटा करते रहे तो ये वापस से क्ले का बॉल बन जाएगा। ऑब्वियसली प्री ऑपरेशनल चाइल्ड कुछ और आंसर देता। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस अलाउ द चाइल्ड टू फोकस ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस हेल्प्स द चाइल्ड टू अप्रिशिएट दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स which also result in the decline of his or her egocentrism. Thinking becomes more flexible. Children can think about alternatives when solving problems or mentally retrace their steps if required. Even though the pre-operational child develops the ability to see relationships between different
properties of an object, he she cannot do abstract thinking. That is, he she still cannot manipulate ideas in the absence of object. For example, steps required to complete algebraic equations, or imagining a line of longitude latitude of the earth. These are examples. The growing cognitive abilities of children facilitate the acquisition of language. Socio-emotional development. The important dimension of children's socio-emotional development are क्या क्या? Self, gender, moral development. अभी अर्ली चाइल्डहुड में सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखा गया टूवर्ड्स द सेल्फ, जैसे कि द चाइल्ड ड्यू टू सोशलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ सेंस ऑफ who she is, whom he wants to be identified with. The developing sense of independence makes children do things in their own. According to Erikson, the way parents respond to their self-initiated activities leads to developing a sense of initiative or sense of guilt. For example, आप बच्चे को फ्रीडम दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जाओ भाई साइकिल करो, रनिंग करो, स्केटिंग करो, एंड आप बच्चे के क्वेश्चंस को आंसर बैक कर रहे हो. इट विल ऑल क्रिएट अ सेंस ऑफ सपोर्ट फॉर देयर इनिशिएटिव. इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आपने कहा कि वो उनके ये सवाल जो है ये यूज़लेस सवाल है या इनके गेम स्टूपिड है, तो ग्रेजुअली द चाइल्ड आर लाइकली टू डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उनका सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ को आप अगर इग्नोर कर दोगे तो ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी चल के लाइफ में उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कहीं ना कहीं हर्ट हैम्पर होगा. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज़ लिमिटेड टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आई एम टॉल, या मेरे बाल काले हैं, या आई एम ए गर्ल. ड्यूरिंग मिडिल या लेट चाइल्डहुड आते आते द चाइल्ड इज़ लाइकली टू डिफाइन वन सेल्फ. कैसे? थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आई एम स्मार्ट, या आई एम पॉपुलर, या आई फील प्राउड व्हेन टीचर्स असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मी. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के एडिशन में वो और भी बातें बोलने लगता है, जैसे द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंक्लूड हो जाता है. जैसे कि वो अभी रेफरेंस देगा कि अरे मैं तो म्यूज़िक क्लब का मेंबर हूँ, एनवायरनमेंट क्लब का मेंबर हूँ, मैं तो सच एंड सच रिलीजियस ग्रुप में सेवा देता हूँ. चिल्ड्रंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल कंपैरिजन. अभी कई बार कई लोग बोलते हैं कि भाई आई गॉट मोर मार्क्स, या आई कैन रन फास्टर. दिस डेवलपमेंटल शिफ्ट लीड्स टू एस्टैब्लिशिंग वंस डिफरेंस फ्रॉम अदर्स एज एन इंडिविजुअल. Once the children enter school, their social world expands before their families. They also spend greater amount of time with their age mates or peers. Thus, the increased time that children spend with their peers shapes their development. Child development का एक ज़रूरी हिस्सा moral development है, जहाँ एक बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द राइटनेस एंड द रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स. फॉर एग्जांपल, कुछ गलत हो तो बच्चा गिल्टी फील करता है, किसी को ट्रबल में देखता है तो एक बच्चा दौड़ के हेल्प करने को चाहता है. इट इज़ ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर मॉरल डेवलपमेंट. जैसे कि एक चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है, वैसे ही लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट भी स्टेजेस में ही होता है, एंड इट इज़ वेरी मच एज रिलेटेड. उन्होंने बड़े सारे चिल्ड्रन को इंटरव्यू किया, उन्हें ऐसे स्टोरीज़ बताए जहाँ पे बच्चे को दिखाया गया कि कैरेक्टर्स किसी मॉरल डायलेमा में फंस गए हैं, और उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. तो उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि बच्चा जो है राइट रॉन्ग जो बता रहा है वो एज़ पर अपने एज बता रहा है. जैसे कि एक चाइल्ड अगर वो 9 इयर्स से कम एज का है तो वो इसको सोचता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी. अकॉर्डिंग टू हिम एक्शंस आर रॉन्ग बिकॉज क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, या फिर राइट बिकॉज उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है कुछ अच्छा किया तो. एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे कि अर्ली एडोलेसेंस है,
तो यहाँ पे एक जो मॉरल रीजनिंग है ये दिखता है डेवलप होता हुआ थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स पेरेंट्स ने डाले हुए हैं या फिर सोसाइटी ने बताए हुए हैं। तो ये रूल्स को बच्चा जो है छोटे एज से ही अपना लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है इन ऑर्डर टू बी वर्चुअस and to win the approval of others and not to avoid punishment. Children view rules as absolute guidelines जिसे फॉलो करना ही है। अभी moral thinking at this stage is relatively inflexible, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते रहते हैं उनका एक समझ बूझ बनता रहता है, तो उनका अक्सर देखा गया है कि एक पर्सनल मॉरल कोड उभर आता है। Adolescence. The term adolescence derives from the Latin word adolescere, meaning to grow into maturity. It is the transitional period in a person's life between childhood and adulthood. Adolescence is commonly defined as the stage of life that begins at the onset of puberty, when sexual maturity or the ability to reproduce is attained. It has been regarded as a period of rapid change, कैसे बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। दो द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज आर यूनिवर्सल, सोशल psychological dimensions of the adolescence experience depends on the cultural context. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई कल्चरल बैकग्राउंड अगर किसी बच्चे को मिले जहाँ एडोलेसेंट ईयर्स को प्रॉब्लमेटिक, कंफ्यूजिंग ऐसे देखा जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहेगा फ्रॉम अ चाइल्ड जो कि ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहाँ एडोलेसेंट ईयर्स को एक अडल्टहुड के वेलकमिंग पीरियड की तरह देखा जाता है, जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी शुरू हो जाती है आपको as although most societies have at least a brief period of adolescence, it is not universal across cultures. Physical development. Puberty or sexual maturity marks the end of childhood and signifies the beginning of adolescence, which is characterized by dramatic physical changes जैसे कि ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। हाउएवर प्यूबर्टी इज़ नॉट अ सडन इवेंट, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। Hormones released during puberty result in the development of primary, secondary sexual characteristics. Primary sex characteristics include those that are directly related to reproduction, and secondary sex characteristics include features or signs of achieving sexual maturity. अभी pubertal changes in boys कैसे पता लगेगा? Acceleration in growth देख के, facial hair, changes in voice, और गर्ल्स के लिए क्या है? Rapid growth in height usually begins about 2 years before menarche, the onset of menstruation. The growth spurt generally begins at the age of 12 to 13 for boys and 10 to 11 for girls. यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एक ही क्रोनोलॉजिकल एज ग्रुप में मानो 2 बॉयज़ या 2 गर्ल्स है, एक का प्यूबर्टल सीक्वेंस जो है ख़त्म हो गया है जबकि दूसरे का अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। इट इज़ नॉर्मल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, वो जेनेटिक हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रोल प्ले हो सकता है, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस reach menarche closer in time than do fraternal twins. On an average, girls from affluent families go through menarche earlier than girls from poor families. और historical trend ये बताती है कि age of menarche is declining in industrialized nations, reflecting better nutrition and advances in medical care. Physical development during adolescence is also accompanied by a number of psychological changes. Around puberty, adolescents show an increase in interest in members of the opposite sex and in sexual matters, and a new awareness of sexual feelings develop. This increased attention to sexuality is caused by factors such as individuals' awareness of the biological changes taking place and the emphasis placed on sexuality by peers, parents, society. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे सोसाइटी में आज भी बच्चों में इसकी सही सटीक जानकारी
अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए बहुत सारी भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शंस बच्चों में हैं। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता है। इट इज़ ऑलवेज अंडर द रैप, सीक्रेटिव तरीके से, गुपचुप तरीके से अपने हिसाब से लोग नॉलेज बटोरने की कोशिश करते हैं। कोई ऑथेंटिक सोर्स है नहीं है, तो आपस में ही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द कंसर्न एग्जिस्ट ना, जैसे कि एड्स रिलेटेड इश्यूज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफाइंस द सेक्सुअल ओरिएंटेशन and guides sexual behavior. As such, it becomes an important developmental task for adolescents. इसी पीरियड में ये समझ आने लग जाता है, धीरे धीरे साइंस दिखने लग जाते हैं। तो how did you think of yourself at the beginning of puberty? Adolescents are preoccupied with what they are like and develop individual images of what they look like. Another important developmental task during adolescence is accepting one's physical self and maturity. Adolescents need to develop a realistic image of their physical appearance, which is acceptable. It is important to keep in mind that puberty also involves cognitive and social changes along with physical changes. Cognitive developmental changes. Abhi adolescents' thought becomes more abstract, logical, idealistic. They become more capable of examining their own thoughts, others' thoughts, and what others are thinking about them. Adolescents' developing ability to reason gives them a new level of cognitive and social awareness. Piaget बोलता है कि formal operational thought appears कौन से एज ग्रुप में, 11 to 15. इस स्टेज पे एक एडोलेसेंट जो है अपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ने लगता है एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, रीजनिंग और आइडियलिस्टिक व्यूज. एडोलेसेंट्स बिगिन टू थिंक अबाउट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देमसेल्व्स and others and compare themselves and others with these ideal standards. मानो आइडियल पेरेंट ऐसा होना चाहिए, फिर वो अपने पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं. ट्रायल एंड एरर अप्रोच रहता है उनका, सिस्टमेटिकली सीख सल्यूशन करने की कोशिश करते हैं. सोचते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, इसका पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. तो Piaget called this type of logical thinking hypothetical deductive reasoning. Logical thought also influences the development of moral reasoning. जैसे social rules are not considered as absolute standards anymore. Moral thinking shows more flexibility. The adolescent recognizes alternative moral courses, explores options, and then decides on a personal moral code. For example, मानो बच्चा देख रहा है बड़ा होते होते कि अरे घर में पापा स्मोक कर रहे हैं, ये तो अल्कोहल पी रहा है, या फिर भैया को देख रहे हैं आंसर शीट्स कॉपी करते हुए. तो उसके अंदर तरह तरह के सवाल आते हैं, क्या करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए. जैसे कि कई बार देखा जाता है कि एज़ पर रूल या गाइडेंस बोला गया है आपको कॉलेज अटेंड करना है. जैसे रीसेंट इंसिडेंट पे ही है, आजी कौर के इंसिडेंट पे, तो लोग क्लासेस अटेंड नहीं करके, अपना काम नहीं करके सीधा वो इशू लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई कैंडल मार्च निकाल रहे हैं. तो ये उनका अपना पर्सनल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं. एडोलेसेंस में स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है. अकॉर्डिंग टू डेविड एलकाइंड, 2 कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें. नंबर 1 इमेजिनरी ऑडियंस एंड नंबर 2 इज़ पर्सनल फेबल. नंबर 1 इमेजिनरी ऑडियंस. एडोलेसेंस हमेशा ऐसा उनको लगता है कि वो जितना खुद को लेके प्रीऑक्युपाइड है, सभी उनके बारे में उतना ही प्रीऑक्युपाइड है. दे इमेजिन कि पीपल हमेशा ही उन्हें नोटिस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं. एक बॉय, उसको लगता है कि उसके शर्ट पे इंक का धब्बा है तो सारी दुनिया उसके इंक के धब्बे को ही देख रही है. एक गर्ल,
मानो उसके गाल में एक पिंपल हुआ है, तो वो थ्रू आउट उसको लगता है कि सभी उसके गाल के पिंपल की तरफ ही घूर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसका स्किन कितना ख़राब है। तो दीज आर ऑल द इमेजिनरी ऑडियंसेस, एंड इससे वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। 2 है पर्सनल फैबल। एडोलेसेंस को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बहुत यूनिक हूँ और कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, क्या फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। इस एज में ब्रेकअप्स होते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि अरे बॉयफ्रेंड बिट्रे करके चला गया, तो आप समझ ही नहीं सकते कि मुझ पे क्या बीत रही है। ऑफन वी फाइंड देम सेइंग यू डोंट अंडरस्टैंड मी। स्टोरीज में फैंटेसीज वीव हो जाती है, और हो सकता है वो रियलिटी से परे अपनी एक अलग दुनिया बसा के उसी में जी रहे हों। नेक्स्ट है फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। वैसे तो बचपन से हमें बताया जाता है कि हम कौन है, क्या है, कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमें क्या स्टडी करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ दैट पर्टिकुलर एज जहाँ से हम अपने रीजनिंग्स लगाने शुरू करते हैं, खुद से सवाल करने लगते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। स्टेज पे हम एक सेंस ऑफ सेल्फ और एक सर्च फॉर आइडेंटिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज़ हु यू आर एक्चुअल में, एंड व्हाट योर वैल्यूज़ आर। आपकी कमिटमेंट्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या है। द प्राइमरी टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज़ टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ड्यूरिंग एडोलेसेंस एक डिटैच्ड प्रोसेस है ये, विच enables the individual to develop a personalized set of beliefs that are uniquely his or her own। ये कॉन्फ्लिक्ट का फेज़ है जहाँ आपके मतभेद होंगे, आपके पीयर्स से, आपके पेरेंट्स से, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक्चुअल में यू आर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज़, क्योंकि आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को ढूंढ रहे हो, यू आर कमिंग टू टर्म्स विद इट। अभी एडोलेसेंट्स हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट, वो क्या होता है फिर? वो आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं। इसे आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एंड इट कैन लीड टू इंडिविजुअल्स आइसोलेटिंग देमसेल्व्स। वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, वो खुद को समाज में अकेला फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझ रहा है, भीड़ में वो अकेले हैं। Adolescents on one hand may desire independence but may also feel afraid, इसीलिए they show a great deal of dependence on their parents. Rapid fluctuations between self-confidence and insecurity, इस स्टेज में अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। Adolescents may at one point complain कि अरे don't treat me like a baby, whereas on the other occasion उनको comfort चाहिए होती है from the parents, as if why they are behaving like this, I'm just a kid. Seeking an identity involves searching for continuity, sameness in oneself, greater responsibility, trying to get a clear sense of who one is. Formation of identity during adolescence, इसके पीछे काफ़ी influencing factors है, जैसे कि the cultural background, family, societal values, ethnic background, socio-economic status। फैमिली रिलेशनशिप्स बिकम लेस इम्पॉर्टेंट इस स्टेज पे। क्यों? क्योंकि बच्चा बाहर जा रहा है, नए नए चेहरे मिल रहे हैं, हर चीज़ उन पे एक प्रभाव डाल रही है। वहाँ वो सपोर्ट, एक्सेप्टेंस ढूंढता है, वो इंटरेक्शन कर रहा है। अगर घर का माहौल टेंस हो तो वो पीयर्स से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उनका रोल प्ले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस दौरान वो सोशल स्किल्स सीख रहे हैं, उनकी सोशल बिहेवियर डेवलप हो रही है। वैसे आइडियली बच्चा तभी प्रॉपर डेवलपमेंट उसकी होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगी जब उसे पेरेंट्स का भी और पीयर्स का भी, दोनों का इक्वल सपोर्ट मिले अच्छे से, तो तब जाके एक बच्चा खुल के अपना फुल पोटेंशियल में काम कर पाएगा। वोकेशनल कमिटमेंट, अक्सर बड़े लोग आजू बाजू के सभी पूछते हैं आपसे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, एंड दिस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू थिंक। एक बच्चे के माइंड में एक प्रेशर डेवलप होता है, वो सोचने लगता है सही में मुझे आगे चल के क्या करना है। अभी इस दौरान एक होता है हमारा सपना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर एक्चुअल में
हमें रियलिटी से जोड़ के इस चीज़ को देखना चाहिए और हमको अचीवेबल गोल सेट करना चाहिए। इन सम कल्चर्स कई कई बार हमने देखा है कि काफ़ी ओपन माइंडेड पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं ये तो बच्चे पे है, बच्चा जो करना चाहे उसकी मर्ज़ी। कई ऐसे सोसाइटीज़ है जहाँ देखा जाता है कि बच्चे को अपने लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का कोई हक ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज प्री डिसाइडेड। जैसे कि मानो बिजनेसमैन के घर से कोई है तो बच्चा आगे चल के मेरा दुकान ही संभालेगा, बच्चा कुछ और बच्चा नहीं बोल सकता कि मैं तो जा रहा हूँ मुंबई हीरो बनने। अगर ऐसा बोलता है तो फाइट्स हो जाते हैं घर में ना। आजकल जैसे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ही हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग आ गया है, बताते हैं आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट गिनाते हैं, आपको एक एक्सपोजर देते हैं, वेरियस कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं, अप्रेजल्स के बारे में बताते हैं, जॉब्स के बारे में बताते हैं, आपको एक गाइडेंस मिलती है। हम सब इस एडोलेसेंस फेज से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, अनसर्टेनिटीज़ है, ओकेशनल लोनलीनेस है, प्रेशर है। तो ये काफ़ी वल्नरेबल पीरियड है सबके लिए। इसमें पीयर का इन्फ्लुएंस जो है ये काफ़ी हद तक फ्रीडम स्ट्रगल की तरह एक फील होता है। देर आर सो मेनी अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या करना है। कई बार कंफर्मिंग टू द पीयर प्रेशर जो है ये पॉजिटिव भी होता है, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, और हो सकता है आप एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस कंफर्मिंग टू दैट कैन बी नेगेटिव। बच्चे पार्टीज़ में जाते हैं, पहले बार अकेले अकेले बाहर निकल रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, स्मोक, ड्रग्स, अल्कोहल करना काफ़ी कूल मानते हैं। वो अपने पेरेंटल रूल्स को ब्रेक अवे करके कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, इसका एक जॉय है, एक्साइटमेंट है। ये जो रास्ता हम अपना रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बाद में इसको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम अभी ज़्यादा सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम अभी एक एक्सपेरिमेंटल फेज़ में हैं। तो वी आर फुल ऑफ सेल्फ डाउट, मन में बड़े सारे अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी इश्यूज़ है, कंसर्न अबाउट द फ्यूचर है। तो ऐसे तरह तरह के कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हमारे अंदर चलते रहते हैं। सम मेजर चैलेंजेस इसी में से जिन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वो है delinquency, substance abuse and eating disorders. Delinquency refers to a variety of behavior ranging from socially unacceptable behavior, legal offense, criminal acts, for example, truancy, running away from home, stealing, burglary, acts of vandalism. Adolescents with delinquency and behavioral problems tend to have negative self identity, decreased trust, low level of achievement. Delinquency is often associated with low parental support, inappropriate discipline, family discord. ऑफ़न देखा गया है कि ये बच्चे जो है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं, दे हैव दिस फीलिंग ऑफ अलीनेशन फ्रॉम द मिडिल क्लास, परफॉर्म एंटी सोशल एक्ट्स करते हैं ये टू गेन अटेंशन एंड टू बी पॉपुलर विद देयर पीयर्स। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि एक बार गलत रास्ते में गए तो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान कभी भी टर्न लेके अपने लाइफ को वापस पटरी में ला सकता है। क्या करो, सही आइडियल चुनो, अच्छी बातें खुद को बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चालू करो एंड सेल्फ वर्थ लाओ अपने अंदर। स्टार्ट इमिटेटिंग द पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड पॉजिटिव रोल मॉडल्स इन लाइफ। एंड ये जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव एटीट्यूड है, इससे ब्रेक अवे करो एंड सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दो। सब्सटेंस अब्यूज़ एडोलेसेंट ईयर्स में कई बार शौक में ही एक दूसरे के देखा देखी में बच्चे ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि चलो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ड्रग्स करते हैं। कुछ तो ऐसे ही है पार्टी में मज़े करने के लिए, और कुछ है जो इसे एक स्ट्रेस की तरह लेते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म की तरह लेते हैं कि हो सकता है किसी प्रेशर में हो, कोई एंग्जाइटी में हो और उन्हें लगता है कि थोड़ा अल्कोहल ले ले या ड्रग्स ले ले तो माइंड फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये सब सोच के शायद वो करते हैं, पर ये सब नासमझी है। लॉन्ग टर्म में कितना भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। इसमें एक एडिक्टिव बात है, इसके असर से इवन रिलेशनशिप्स पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका
पेरेंट्स के साथ, पीयर्स, सिबलिंग्स के साथ रिश्ता ख़राब होने लगता है। इंडिया में जैसे एंटी ड्रग प्रोग्राम चल रहा है, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, वो लोग एडुकेट करते हैं, वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते हैं 13 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप के को टीचिंग के लिए। ऐसे नाटक के थ्रू जो है नुक्कड़ नाटक टाइप करके वो ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP हैज़ चोजन द प्रोग्राम एज एन एग्जाम्पल टू बी अडॉप्टेड बाय other non-governmental organizations in the region. Strangely, एक नया जो चैलेंज हमारे सामने है वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स का, एडोलेसेंस का, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर सेल्फ, दे लिव इन द फैंटेसी वर्ल्ड। वो अपना एक इमेज बना लेते हैं ना, और वो सोचते हैं लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे, वैसा सोचते होंगे। और आजकल की मीडिया ये सब भी प्रोजेक्ट करती है कि आपको ऐसे दिखना है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स फॉर ब्यूटी। तो उस हिसाब से क्या करते हैं ना, देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने खाने के बारे में दे टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर that involves relentless pursuit of thinness, दुबला दिखना है, through starvation की हद तक चले जाते हैं ये। It is quite common to see adolescents eliminate certain foods कि भाई ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मोटे हो जाएंगे, या फिर they prefer some slimming foods। वो एक्चुअल में ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जो ऐसे एड्स देते हैं कि ये खाओगे तो आप दुबले हो जाओगे। बुलिमिया, दिस इज ऑल्सो an eating disorder। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल फॉलोज अ binge and purge eating pattern। bulimic goes on an eating binge, then purges by self-induced vomiting or using laxative at times, alternating it with fasting। एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया देखा जा रहा है यंग फीमेल ना, ये लोग मोस्टली अर्बन एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं अडल्टहुड की। तो हम अडल्ट किसे बोलेंगे, जिसे देख के हमें लगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है, वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी है। अभी इसका वैसे तो एक एज होता है, लेकिन देयर इज़ अ वेरिएशन इन डेवलपिंग दीज एट्रीब्यूट्स। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, मैच्योरिटी लेवल सबकी अलग होती है ना, तो इसकी टाइमिंग भी फिक्स नहीं हो सकती है। अभी कई लोग होते हैं ना जो मल्टीटास्किंग टाइप करते हैं, जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही जॉब ले लेते हैं। कई लोग हैं कि जल्दी शादी कर लेते हैं, कई लोग हैं कि शादी नहीं करते, वो जॉब करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़िंदगी भर रह जाते हैं। तो द assumption of adult role is directed by an individual social context। लेकिन फिर भी एक मैरिज होने का, जॉब लेने का या बच्चे पैदा करने का एक हर कल्चर के हिसाब से एक सही एज हम बोल देते हैं कि चलो इस स्टेज तक तो ये हो जाना चाहिए। हम 20s का जो एज है उसको हम एक स्लैब की तरह मानते हैं कि चलो 20s हो गया, मतलब अब अडल्टहुड की तरफ इसने पैर बढ़ा दिया, अब तो लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ ही जाएगी। ये वो ट्रांजिशन वाला फेज़ है जहां आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। करियर एंड वर्क, सबसे पहले अब जब पढ़ाई पूरी हो गई, हमारे सामने है कि हमें जॉब पाना है, एक लाइवलीहुड अर्न करना है ना, एक ऑक्यूपेशन चाहिए। हम डिग्री लेके बाहर निकल गए हैं। नाउ कम्स द रियल चैलेंज। बड़े सारे ऐसी नई चीज़ें जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था, जैसे कि एडजस्टमेंट इश्यूज, कॉम्पिटेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, डीलिंग विद कंपटीशन, जो वर्क प्लेस में अदर्स हैं उनके साथ कंपटीशन करके हमारी कोपिंग मैकेनिज्म कितनी सॉलिड है, हम एक्सपेक्टेशंस में खरे उतर रहे हैं कि नहीं। अब आप पे जिम्मेदारियां बढ़ रही है, अब लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशन करने लग गए हैं। इसको एक एज ब्रैकेट में डाल देते हैं 20 to 30। इस 10 साल में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि करियर का क्या हुआ, करियर में स्टेबिलिटी जो है 20s to 30s के एज तक में आ जाना चाहिए। अब जब जॉब मिल गई तो अगला सवाल खड़ा हो गया कि अभी शादी कब करोगे। अभी शादी करने का मतलब है कि दो इंसान का एडजस्टमेंट। आपको
क्या आप उन्हें पहले से जानते हो या इट इज़ अरेंज मैरिज कि आपकी तभी तभी मुलाकात हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दो इंसान जब साथ में एक ज़िंदगी बिताने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उनके चॉइसेस क्या है, उनके टेस्ट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, को आपस में जो तालमेल है वो उनका सही बैठना ज़रूरी है। एडजस्टमेंट वाली मेंटालिटी होनी चाहिए। उनको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए कि कैसे क्या सोचते हैं आगे के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंगली उन्हें अपना रोल परफॉर्म करना है, घर में उनकी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। तो वो क्लैरिटी आनी चाहिए रिलेशनशिप में। अब अगला सवाल आता है, चलो शादी तो हो गई, बच्चे कब आ रहे हैं? तो बच्चे जो है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन वाला फेज़ है लाइफ का, क्योंकि अभी आप 2 से 3 होने वाले हो। तो यू आर गोइंग टू वेलकम अ न्यू मेंबर इन योर फैमिली। तो आपको सोचना है क्या आप इस नए मेहमान के लिए तैयार हो। तो आपस में ये डिस्कस करना है, आप अपने घर परिवार को फाइनेंशियली रेडी करें, सोशल सपोर्ट आपका वैसा होना चाहिए, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस सब कुछ देख के उसके बाद आप अगर प्लान अ बेबी करें तो बेहतर है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। देन देर आर सिचुएशंस जिसके बारे में पहले से आप सोचते भी नहीं हो, सोचना पॉसिबल भी नहीं है, वो है डेथ। अचानक से दोनों में से किसी एक की अगर डेथ हो जाए तो अगले पे पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। इट्स लाइक दो लोगों का काम किसी एक के सर पे आ गया। एक और फेज जो अभी बहुत ज़्यादा चला हुआ है वो है डिवोर्स का, कि अनबन हुई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अलग हो गए। तो फिर बात आती है वही घूम के सिंगल पेरेंटिंग की। नॉट ओनली दैट एस्पेक्ट देखने को मिला है, मदर फादर दोनों ही वर्किंग होने की वजह से बच्चा अकेला है। तो यहाँ तो चलो फिर भी एक सिंगल पेरेंट पे जिम्मेदारी थी, यहाँ तो दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही अपनी अपनी तरह काम पे निकल गए हैं और बच्चा अकेला। तो ये स्थिति में एक कंसर्न आ जाती है कि हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। होमवर्क क्लास वर्क कराना है, बच्चा बीमार पड़ता है, सिकनेस इलनेस, तो कौन उसके साथ बैठेगा। कोपिंग अप विद द वर्कलोड, घर का मेंटेनेंस का एक झमेला है, एक ऑफिस वर्क उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से है। क्या आप अपना वर्क एंड होम साइड बाय साइड बैलेंस कर सकते हैं? तो इट इज़ अ कंसर्न हाउ टू गाइड दिस नेक्स्ट न्यू जनरेशन अंडर दिस कंडीशन ना। अभी ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन निकल रही है ये हेल्दी होगी अनहेल्दी होगी, इनका माइंडसेट मेंटालिटी कैसे होगा, ये सब एक कंसर्न है। मिडिल एजेस के दौरान फिर से कुछ चेंजेस डिस्टिंक्टली हमें दिखने लग जाते हैं, जैसे कि फिज़िकल फंक्शन में डिटोरिएशन, ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है। आँखों में कम दिख रहा है, कानों में कम सुनाई दे रहा है, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर है, फिज़िकल अपीयरेंस लाइक रिंकल दिख रहे हैं, ग्रे हेयर शो हो रहे हैं, थिनिंग ऑफ हेयर हो गया, वेट गेन हो गया। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ने लग जाता है, जैसे कि डिक्लाइन इन मेमोरी, मानो टास्क्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म मेमोरी दैन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें फ़र्क आने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर आपने एक टेलीफोन नंबर बताया अभी अभी तो वो रिप्रोड्यूस कर देगा, लेकिन मे बी आफ्टर फ्यू डेज़ वो याद करके बता ना पाए, तो मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है। वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, इट वैरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे हर बच्चा अलग होता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल अलग होती है, तो वैसे ही बड़े होने के बाद भी विजडम लेवल सबका अलग हो सकता है। देयर आर एक्सेप्शंस एंड एज हमारी बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ती है, लेकिन ये सारी जो कमियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। इस ओल्ड एज पे पहले हम रिटायरमेंट की एज को ओल्ड एज मानते थे, लेकिन अब जैसे कि हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है तो रिटायरमेंट का जो ये कट ऑफ पॉइंट है ये धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन देर आर चैलेंजेस, जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम पीरियड के अराउंड हमको देखने को मिलता है कई बार कि विडोहुड आ गया, इलनेस हो गई कोई, फिर डेथ इन द फैमिली बैठ बैठ के देखना पड़ रहा है। तो द इमेज ऑफ ओल्ड एज इज़ चेंजिंग। नाउ देर आर पीपल हु हैव क्रॉस्ड 70 years ऑफ एज आसानी से, एंड स्टिल दे आर क्वाइट एक्टिव, एनर्जेटिक, क्रिएटिव, है ना। दे आर लाइक मिंटिंग मनी लाइक अमिताभ बच्चन, दे आर कॉम्पिटेंट,
वो एक्चुअल में आज भी एक यंग इंसान से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, एंड दे आर वैल्यूड बाय सोसाइटी इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स में देख लो, लिटरेचर, बिजनेस, आर्ट, साइंस, कहीं भी। द मिथ ऑफ ओल्ड एज इज़ एन इनकैपेसिटेटिंग एंड देयरफॉर फ्राइटनिंग फेज ऑफ लाइफ जो है वो धीरे धीरे बेटरमेंट के लिए बदल भी सकता है। हाँ, तो इस एज में आके जो चीज़ें मैटर करती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मैटर करता है। इससे समझ आएगा कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कब तक मिलेगी, कितनी बेहतर मिलेगी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड चीज़ें ना, जो आपको मानसिक शांति दे, आपको सुख दे। आपके इमीडिएट आसपास के जो लोग हैं उनका आपके तरफ रवैया कैसा है, सोसाइटी में आपकी पोजीशनिंग कैसी है, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके फैमिली में लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, आप पे क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक सक्सेसफुल एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। Adult life focuses on how effective we are working at it, how loving our relationships are in our family, and how good our friendships are, how healthy we are, and how cognitively fit we are। यानी एक तो आपके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, दैट इज़ अ मेजर सपोर्ट सिस्टम। फिर आपकी फैमिली लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव है कि आपको वो बोझ समझने लग गई है कि भाई ओल्ड एज है तो बोझ है, ऐसा समझ रही है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। आपने जो इतने सालों से फ्रेंडशिप नर्चर किए हैं, डू यू स्टिल गो आउट एंड हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, तो वो खुशी, वो जो बीते दिनों की बातें, ऑल दिस कीप्स यू अलाइव। एंड सबसे ज़रूरी बात, आपका हेल्थ इज़ वेल्थ। आप कितने फिट हो, आप कितने बीमारियों से लड़ सकते हो, आपकी मेंटल स्टेटस कैसी है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसी है, यानी आपका कान से सुनना, आँखों से देखना, आपकी मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती है। रिटायरमेंट के साथ एक नेगेटिव चेंज आती है, ऐसी धारणा रही है कि हाँ भाई, एक जो वोकेशनल फेज़ ऑफ लाइफ है जो कि इतने सालों से आपका सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा, वो पीछे छूट जा रहा है। तो इससे ऑटोमेटिकली एक इंसान का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ लाइफ, ये अगेन एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन ऑफ लाइफ है। तो इसे आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? अभी देखा जा रहा है कि कई लोग हैं जो इस फेज़ को बहुत ही ओपन माइंडेडली ले रहे हैं, एंड ऐसी सारी चीज़ें जो शायद वो अपने रेगुलर टर्म्स में नहीं कर पाते थे, जिसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे, दे गोइंग फॉर दोज थिंग्स। दे आर मोर स्ट्राइविंग एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर लेके वो खुद को कहीं ना कहीं बिजी रख रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ना कुछ और काम के साथ जुड़ रहे हैं, एंड देर एडजस्टिंग एंड स्टार्टिंग लाइक अ न्यू लाइफ। ओल्ड एज आते आते आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, हेल्थ ड्विंडल अवे हो रही है, फाइनेंशियल एसेट्स धीरे धीरे, कुछ ऐड तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ माइनस ही माइनस हो रहा है। तो इन सबको अपनी आंखों से खिसकता हुआ देखते हुए आप में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ ही जाती है। तो आप चाहते हो किसी पे डिपेंड करना, तो एक लीन ऑन वाली बात आ जाती है। जैसे हमारे सोसाइटीज़ में हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। तो आज हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कल जब हम अपने सेकंड चाइल्डहुड वाले फेज़ में धीरे धीरे खिसक जाएंगे तो यही बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, हमारा देखभाल करेंगे। रिमेंबरिंग द फैक्ट कि कल आपको भी बूढ़ा होना है, ये दिन आपके आगे भी आएगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, एक दूसरे का सहारा बने। डेथ, जब ओल्ड एज में कोई मरता है तो लोग बोलते हैं अच्छा चलो भाई, उम्र खा के मरे हैं करके ना। लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि अनटाइमली सडन डेथ, चिल्ड्रन या फिर यंग अडल्ट्स में ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ के चपेट में आ गए, जैसे कि हमारा कोरोना है। को ऐसे हादसों को ट्रैजिक करार दिया जाता है। और अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक पहले निकल ले
तो फिर बहुत अनटाइमली अगर हो जाए तो घर परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल सपोर्ट। तो वैसे तो देखा गया है कि विडोज़ बाय फार आउट द नंबर ऑफ विडोअर्स, क्योंकि स्टडीज़ कहती है कि औरतें जो है वो मर्दों से ज़्यादा जीती है, क्योंकि और भी शायद बिकॉज़ फीमेल दे टेंड टू मैरी ओल्डर मैन, तो अभी वो पीछे छूट जाती है। तो फिर ये चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, इन सब का सपोर्ट उन्हें बहुत चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। अब डेथ को लेके डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट व्यूज़ है। जैसे हमारी कंट्री में गोंड कल्चर में कहा जाता है कि डेथ इज़ कॉज्ड बाय मैजिक एंड डीमन, जबकि टनाला कल्चर ऑफ मैडागास्कर कहते हैं कि नेचुरल फोर्सेस आर थॉट टू बी द कॉज ऑफ डेथ।